हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं रैसिमिक मिश्रण से संबंधित जो आपके आता है लेसन 16 त्रिविम समरूपता या त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित है। रैसिमिक मिश्रण के बारे में पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा मिश्रण जिसमें 50% D समावयवी है और 50% L समावयवी है, दोनों का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। ठीक है, और इस रैसिमिक मिश्रण के बारे में अधिकांश बातें मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने उस चीज को देख लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। रैसिमिक मिश्रण के बारे में ही आगे अपन बात करें तो देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि से संपन्न होती है। देखो, एक क्रियाविधि है SN1 क्रियाविधि, जिसे अपन एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो क्रियाविधि होती है, इस क्रियाविधि में आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि ये संपन्न कैसे होती है, SN1 क्रियाविधि होती क्या है, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वहां पर आपको SN1 और SN2 दोनों अभिक्रियाएं बहुत विस्तार से मैं आप लोगों को इनकी क्रियाविधि को बताने वाला हूं। अभी केवल एक सामान्य सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जो एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या क्रियाविधि से संपन्न होती है, उसमें सदैव रैसिमिक मिश्रण बनता है। यानी जो भी अभिक्रियाएं इस SN1 क्रियाविधि से संपन्न होगी, उन सभी के अंदर क्या बनता है, रैसिमिक मिश्रण बनता है। अब कैसे बनता है, अपन को बस अभी यही चीज समझनी है कि रैसिमिक मिश्रण बनता कैसे है। तो देखो भाई, इस अभिक्रिया में एक उच्च क्रियाशील मध्यवर्ती कारक बनता है जिस पर तीव्र वेग वाले पद में कोई नाभिक स्नेही दो तरफ से आक्रमण कर सकता है, और दो तरफ से आक्रमण करने के कारण 50% D समावयवी बनता है और 50% L समावयवी आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। और इन दोनों के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करते हैं, देखो ये 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल है, इसका अपन ने क्या किया, क्षारीय जलावरण कराया। जब इसका अपन जलावरण कराते हैं यहाँ पर, तो जलावरण के परिणाम स्वरूप यहाँ से देखो HCl तो यहाँ से निकल गया, HCl यहाँ से निकल गया। अब आपके पास इस प्रकार का कार्बन बचा है COOH CH3H। इस प्रकार का मध्यवर्ती कार्बन आपके पास क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, अब इस मध्यवर्ती कार्बन से जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही कौन है यहाँ पर, आपका OH- है। ये OH- जो होता है ना, इस कार्बन के ऊपर इधर से भी अटैक कर सकता है, इस दिशा से भी, और वो इधर से इस दिशा से भी अटैक कर सकता है। यानी दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, इस दिशा से भी आक्रमण कर सकता है और इस दिशा से भी आक्रमण कर सकता है। यदि ये OH- इस दिशा से आक्रमण करता है, दाईं ओर से आक्रमण करता है, तो ये समावयवी बन जाएगा D समावयवी। और यदि OH- जो होता है वो बाईं ओर से आक्रमण करता है, तो यहाँ पर ये समावयवी बन जाएगा L समावयवी। अब बात पे आती है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि नाभिक स्नेही दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, यानी इधर से भी आक्रमण कर सकता है, इधर से भी आक्रमण कर सकता है। तो इसी कारण यहाँ पर क्या बनता है, इस क्रियाविधि के अंदर हमेशा 50% D रूप बनता है, 50% L रूप बनता है, और दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, DL रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से आप लोग देखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जो एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि यानी कि SN1 क्रियाविधि से संपन्न होती है, उन सभी अभिक्रियाओं के अंदर रैसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है। आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में एक उच्च क्रियाशील मध्यवर्ती कारक बनता है, और इस कारक के ऊपर कोई भी जो नाभिक स्नेही होगा वो दो तरफ से आक्रमण कर सकता है। यदि वो दाईं ओर से आक्रमण करता है तो D रूप बनता है, यदि वो बाईं ओर तरफ से आक्रमण करता है इस तरफ से, तो वो L रूप बनता है। तो जब D रूप भी बन रहा है, L रूप भी बन रहा है, तो दोनों के मिश्रण को क्या बोला जाएगा, DL रैसिमिक मिश्रण कहा जाएगा। उसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि जब 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल का क्षारीय जलावरण कराते हैं, तो आपको यहाँ पर D/L
दोनों समावयवी प्राप्त होते हैं और दोनों समावयवियों के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, रैसिमिक मिश्रण अपन इसको कहते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बात कर ली है प्यारे विद्यार्थियों कि किस प्रकार से SN1 क्रियाविधि से संपन्न होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी उन सभी अभिक्रियाओं के अंदर या वो सभी अभिक्रियाएं आपकी इस रैसिमिक मिश्रण का निर्माण करती है। तो ये बात अपने यहाँ पर पहली है। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से रैसिमिक मिश्रण के बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन कि सर रैसिमिक मिश्रण का निर्माण तो अपन ने कर लिया है, ठीक है, किस प्रकार से निर्माण करते हैं ये चीज भी समझ में आ गई है। अब यदि मान लेते हैं इन रैसिमिक मिश्रण के अंदर उपस्थित D व L समावयवियों को अलग अलग करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला टॉपिक अपना आता है DL रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण, यानी किस प्रकार से यहाँ पर रैसिमिक मिश्रण से D व L समावयवियों को अपन पृथक करेंगे, इनके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो समावयवियों के पृथक्करण में बहुत सारी विधियां हम काम में लेते हैं और इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से इस चीज को आप लोग देखिए, हेडिंग है अपना रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण, रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण, रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखो भाई दोनों का बात करें अपन DL रैसिमिक मिश्रण के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों D व L समावयवियों को पृथक करना बहुत ही कठिन कार्य होगा। क्यों है कठिन कार्य, क्योंकि आपको पता होना चाहिए D और L दो प्रकाशिक समावयवियों के अंदर भौतिक गुण भी समान होते हैं, इनके रासायनिक गुण भी इनके क्या होते हैं, समान होते हैं। जब भौतिक और रासायनिक गुण दोनों समान हैं तो इनको अलग करना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रकाशिक गुण ही भिन्न होते हैं, बाकी सब गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इनको अलग करने के लिए कुछ विशेष विधियों को अपन काम में लेते हैं और इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सामान्य सी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि DL रैसिमिक मिश्रण, DL रैसिमिक मिश्रण, DL रैसिमिक मिश्रण से D व L समावयवियों मिश्रण से D एवं L समावयवियों D एवं L समावयवियों का पृथक्करण अत्यंत कठिन कार्य होता है, कठिन कार्य होता है, क्योंकि कठिन कार्य होता है क्योंकि प्रकाशिक समावयवियों के, क्योंकि प्रकाशिक समावयवियों के प्रकाशिक गुणों के अतिरिक्त, प्रकाशिक गुणों के अतिरिक्त सभी भौतिक, प्रकाशिक गुणों के अतिरिक्त सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण पूरी तरह समान होते हैं। तो रासायनिक गुण पूरी तरह से क्या होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए अपन कुछ विशिष्ट विधियों से ही इनका वियोजन या पृथक्करण कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कुछ विशिष्ट विधियों
से ही, कुछ विशिष्ट विधियों से ही इनका वियोजन या पृथक्करण किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट विधियों से ही इनका वियोजन या पृथक्करण किया जा सकता है। अब कौन कौन सी विधियां अपन यहाँ पर काम में लेते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर एक एक करके चर्चा करेंगे कि कौन सी विधियां इन समावयवियों के पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, और वो है यांत्रिक विधि। कौन सी विधि है? यांत्रिक विधि है, या इसको यांत्रिक वियोजन भी कहते हैं। यांत्रिक वियोजन। अब देखो भाई, यांत्रिक वियोजन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले यांत्रिक रूप से आपके समावयवियों को पृथक करने का जो श्रेय जाता है वो एक वैज्ञानिक को जाता है, और उनका नाम है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन समावयवियों को पृथक करने का प्रयास किया, और वो भी यांत्रिक विधि से। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने चिमटी की सहायता से एक महत्वपूर्ण यौगिक सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट जो है, इस यौगिक के अंदर उपस्थित समावयवियों को पृथक करने का प्रयास सबसे पहले किया गया था, और इन्होंने यांत्रिक विधि द्वारा इनको पृथक किया था। किस प्रकार से किया था, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यांत्रिक वियोजन में बात करें अपन कि सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने 1848 में इस विधि से सोडियम अमोनियम टार्टरेट के डीएल समावयवियों यानी कि डी व एल समावयवियों का पृथक्करण, डीएल समावयवियों का पृथक्करण किया था। यह विधि केवल क्रिस्टलीय ठोस प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों पर ही केवल क्रिस्टलीय ठोस, कौन सा ध्यान रखते हैं आप लोग, इससे इसको अलग किया जा सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों पर ही प्रयुक्त की जा सकती है। प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों पर ही प्रयुक्त की जा सकती है, क्योंकि ऐसे यौगिकों के डी व एल क्रिस्टल यौगिकों के डी व एल क्रिस्टल भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, ठीक है।
और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस विधि का प्रयोग सबसे पहले लुई पास्चर द्वारा 1848 में सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के डी व एल समवायियों को पृथक करने के लिए किया गया था और ये विधि केवल क्रिस्टलीय ठोस प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों पर ही प्रयुक्त की जा सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो क्रिस्टल होते हैं, ऐसे यौगिकों के डी व एल क्रिस्टल जो होते हैं वो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं और ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इसीलिए अपन इनको क्या कर सकते हैं, इस विधि से पृथक्करण इनका कर सकते हैं। तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जो परस्पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ठीक है। अतः सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर चिमटी से पकड़कर अपन क्या करेंगे, क्रिस्टलों को अलग अलग कर लेते हैं। सामान्य सी विधि है। अतः सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर चिमटी की सहायता से दोनों प्रकार के क्रिस्टलों को पृथक कर लिया जाता है। यह विधि अत्यधिक समय और श्रम व्यय करती है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यह विधि अत्यधिक श्रम यानी कि मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, श्रम व समय व्यय करती है। तो इस प्रकार से यांत्रिक विधि से सबसे पहले लुई पास्चर ने इन रेसिन मिश्रण के अंदर उपस्थित डी व एल समवायियों को पृथक करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। तो ये थी अपनी पृथक्करण की पहली विधि। और भी बहुत सारी विधियां हैं, इन विधियों को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करते हैं। मिलने के नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।